आज हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है, चिंता भी है। दुख है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है धर्म के नाम से। लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि जो कौमी दंगे होते हैं, जिनमें बहुत से मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, माल नष्ट होता है, उनकी कौमी शक्ल जरूर है, लेकिन उसमें राजनीति भी होती है, उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं। कुछ मन का छोटापन और कमीनापन भी आ जाता है कभी कभी। इंदिरा गांधी ने सारी जिंदगी धार्मिक कट्टरपन और सांप्रदायिक झगड़ों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। जीवन भर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, आपसी भाईचारे और मेल मिलाप के आदर्शों को रास्ता दिखाने वाली मशाल की तरह अपने सामने रखा था। ये वही आदर्श थे जिन्हें उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी और अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से विरासत में पाया था। सन 1946 में जब सांप्रदायिकता और कौमी नफरत ने एक बड़े पैमाने पर अपना दानवी चेहरा बेनकाब किया था, तब गांधी जी ने ही अपने प्राणदायी हाथों से नफरत की लपटों पर अमन और मेल मिलाप के छींटे मारे थे। पहला काम गांधी जी ने जो इंदिरा गांधी को सुपुर्द किया वो ये था कि तुम जाओ, जिस मुसलमान मोहल्लों में न फौज जा रही है, न पुलिस जा रही है, न कोई अफसर जा रहा है, न कोई और जा रहा है। और इंदिरा के साथ भी जाने को बहुत लोग तैयार नहीं थे, और एक उनकी उम्र की लड़की उस वक़्त सुभद्रा जोशी उनके साथ गईं, और इन दो ने जाके पहले शुरू किया सबको थोड़ी बहुत तसल्ली देनी, फिर उनको अपने घर वापस ले गईं। गांधी जी उससे बहुत खुश हुए, और वो बाद में उन्होंने लिखा भी अपनी किताब माई ट्रूथ में कि गांधी का असर उन पे बाद में होना शुरू हुआ और बहुत ज़ोर का हुआ। सबसे पहला असर उन पे उनके दादा का था, फिर बाप का बाद में आया पंडित जी का, और गांधी जी का। गांधी जी तो उनकी सारी फैमिली के फिर फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हो गए थे। गांधी जी भी उस वक्त थे, पंडित जी भी थे, तो मुझको तो इंदिरा जी के मुकाबले में इन लोगों का बहुत कम मिलने का मौका मिला ना। तो अगर हम लोगों पर इतना असर हो सकता है, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस वातावरण में पैदा हुए, किस वातावरण में पली, और उनको दिन रात खाने पीने के साथ किस किस्म का उनको स्वभाव मिला, और किस किस्म के उनकी धर्मनिरपेक्षता की मूर्ति होना बिल्कुल कुदरती बात था उनके। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव में इंदिरा गांधी की आस्था उनका निजी नजरिया नहीं था। सच तो यह है कि पूरा नेहरू परिवार ही कौमी एकता के रंग में रंगा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए देश सारी चीजों से ज्यादा अहमियत रखता था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो जीत ली थी, मगर वे बखूबी जानते थे कि आजादी तभी तक बची रह सकती है जब तक लोग भेदभाव और फिरका परस्ती को त्याग कर आपस में घुल मिलकर रहते हैं। हमें हक है अपनी अपनी आवाजें उठाने का, लेकिन किसी हिंदुस्तानी को हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ आवाज उठाए। किसी हिंदुस्तानी को हक नहीं है कि ऐसी बुनियादी बातों के खिलाफ आवाज उठाए जो हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान के इत्तेहाद को कमजोर करें। क्योंकि अगर वो करता है तो फिर चाहे वो चाहे या न चाहे, चाहे वो समझे या न समझे, वो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ गद्दारी करता है। पंडित नेहरू के बाद देश के राजनीतिक मंच पर जो खालीपन पैदा हुआ था, वो शास्त्री जी की अकाल मृत्यु से और भी गहराता हुआ जान पड़ा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऐसे नेताओं के बाद सामाजिक और आर्थिक सीढ़ियों में बंटे इस देश का नेतृत्व कौन संभाल पाएगा। राजनीतिक सन्नाटे के उस दौर में इंदिरा गांधी ने साहस के साथ आगे बढ़कर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने पहचाना
कि अलग अलग खानों में बटे हुए इस देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए किसी एक धर्म या जाति, संप्रदाय या समुदाय का नेता होने की बजाय भारतीय होना सबसे पहली शर्त है। सारे बांट बटखरों से ऊपर उठकर पूरे देश के साथ रिश्ता कायम करने की यही क्षमता इंदिरा गांधी में बार बार दिखाई देती रही। यही उनकी शक्ति का अक्षय स्रोत थी। जहां भी किसी को दुख है वो उनका, न व्यक्ति का, न परिवार का, न उस कौम का दुख है, वो सारे भारत का दुख है। वो सारे भारत के ऊपर एक कलंक है और हम सबका कर्तव्य है कि इन चीजों को हम अपने देश में से जड़ से उखाड़ के निकालें। मतभेद तो होते हैं और ख़ास तौर से जो लोकतांत्रिक परंपरा हमने अपनाई है उसमें और भी जगह मतभेद के हैं, लेकिन इसके माने नहीं कि हम उनके ऊपर नहीं उठ सकें। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को लगातार सांप्रदायिकता के बढ़ते हुए जहर का सामना करना पड़ा और ये अकारण नहीं है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बार बार इस खतरे की तरफ इशारा किया। सांप्रदायिकता और मजहबी कट्टरपन को शह देने वाली ताकतों पर बराबर चोट की। इस मुल्क में आज से नहीं लेकिन सदियों से अनेक धर्म के लोग रहते रहे हैं और जितना अमन भारत में रहा है शायद ही किसी मुल्क में रहा। इसके माने नहीं है कि झगड़े नहीं हुए, झगड़े भी हुए हैं, लोगों की जानें भी गई हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक एकता की गांधी के इस नजरिए के पीछे भारत की ऐतिहासिक परंपरा का भी बहुत बड़ा हाथ था। हिंदुस्तान में जहां सदियों से लोग बाहर से आकर बसते रहे हैं, आपसी मेल मिलाप से रहना बहुत पुरानी रीत रही है। आज से 500-600 साल पहले जब कबीर ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मंदिर मस्जिद ना काबे कैलाश में, तब वे इसी सांप्रदायिक एकता की सच्चाई बयान कर रहे थे। इसी तरह तुलसीदास ने भी मंदिर मस्जिद के परे जाकर मानवीयता और इंसानी प्यार मोहब्बत को, प्रेम और दया को जीवन का आधार बताया। यहाँ एक वैचारिक उदारता की परंपरा शुरू से रही है। तो जब भारत ने 1947 के बाद धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो यूँ कहना होगा कि धर्मनिरपेक्षता तो वो नहीं थी, उसका असली नाम सर्वधर्म समभाव था। सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखने की नीति, क्योंकि धर्मों का उन्मूलन हम चाहते हैं। जैसे रूस में हुआ था कि धर्म को जनता की अफीम माना गया और कहा गया कि हम गिरजाघर नहीं चाहते, ईसा मसीह नहीं चाहते, बाइबल नहीं चाहते और इस्लाम भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। ये मतलब हमारी धर्मनिरपेक्षता का नहीं था। हमारी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये था कि सभी धर्मों को हमारे यहाँ पूजा की, आराधना की, उपासना की, विश्वास की स्वाधीनता मिलेगी। इस माने में हमने धर्मनिरपेक्षता अपने संविधान में अपनाई और वो हमारी स्वाधीनता आंदोलन की देन थी, उसकी विरासत थी। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की घोषणा के बाद राज्य और धर्म के आपसी रिश्ते को तय करना लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा रहा है। जाहिर है, सिर्फ धर्मनिरपेक्षता में आस्था व्यक्त करना ही काफी नहीं था, बल्कि ये भी जरूरी था कि सभी धर्मों को स्वीकार करते हुए, उनके प्रति समान आदर रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिसमें किसी एक धर्म का पल्ला भारी ना हो। इंदिरा गांधी के लिए शुरू ही से ये एक ऐसी महत्वपूर्ण कसौटी थी जिस पर वे अपने हर फैसले को, हर नीति को लागू करने से पहले आजमाती रहीं। वो किसी ना गुट में थी, ना किसी जाति में थी,
ना किसी प्रांतीयता में थी। वो हर चीज़ से ऊपर थी, हर एक को अपना बराबर समझती थी और हर एक के दिल में उनके लिए पूरी श्रद्धा थी। और ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि उनके हक़ में गई उस वक़्त के जबकि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद जैसे उन्होंने बार बार दिखाया, जो पिछड़ी जाति के लोग हों, हरिजन भाई हों, गिरिजन हों, मुसलमान हों, दूसरी माइनॉरिटीज़ हों, उन सब का उन्होंने अपने आप में एतमाद लिया, सब में अपना उन पर भरोसा था और ये उनकी बड़ी ताकत थी। और ये भरोसा इसलिए था कि उन लोगों को ये यकीन था कि जब उन पे मुश्किल आती है, आपत्ति आती है, तो इंदिरा चाहे जबलपुर में हिंदू मुस्लिम मारकाट हो गई हो, चाहे कहीं और हो गई हो, वो सबसे पहले आगे जाती है। राजनीति, पार्टीबाजी या जो दूसरे एक दूसरे के बीच में अंतर हैं, उनसे ऊपर उठना है एक ध्येय के लिए कि इस देश को एक रखें। क्योंकि अगर एक नहीं रह सकते, अगर देश मजबूत नहीं रह सकता, तो फिर मतभेद कहाँ जाएंगे? किससे लड़ेंगे हम? किससे दोस्ती करेंगे? जब कोई है ही नहीं, जब देश गिर जाएगा तो बहनों और भाइयों, हम सब उसके संग गिरेंगे, कोई नहीं बच सकता है। जैसे जैसे हम अपना इतिहास बनाते, सदियों का फासला तय करते आए हैं, हमारा समाज मजहबी जुनून का ही नहीं, जातिगत भेदभाव का भी शिकार हुआ है। अक्सर दलित जातियों को इस भेदभाव की तीखी आंच सहनी पड़ी है। इंदिरा गांधी ने फिरका परस्ती और ऊंच नीच की भावनाओं के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला अपने राजनीतिक नजरिए का अंग बना लिया था, चाहे वे सत्ता में रही हों या विपक्ष में। उनका वापसी का रास्ता वो बेल्ची से शुरू हुआ, वहाँ बेल्ची गईं और बेल्ची के अलावा जहाँ जहाँ कुछ दिक्कत हुई वहाँ गई। दिल्ली में बाढ़ आई तब वो वहाँ गई, कुछ ज़्यादा तो उस वक़्त की सरकार के लोग वहाँ नहीं गए थे। तो ये उनमें बड़ी भारी खूबी थी कि वो लोग कहीं भी किसी तरह की मुश्किल में हों और ख़ासतौर पर सांप्रदायिक दंगों में हों, तो वो सबसे पहले वहाँ अव्वल नंबर पहुँचती थी और जो कुछ उस पर अमल कर सकती थी उसका कर सकती थी। उनकी हमदर्दी इतनी होती थी कि वो समझती थी कि मेरे जाने से लोगों को शांति मिलेगी और मुझे जाके करना चाहिए। और फिर एक और भी काम करते थे हम लोग, 1947 में भी किया, बाद में भी, कि जो लोग दंगा करते हैं उनका तो हम कुछ करते नहीं थे क्योंकि पुलिस में तो हम थे नहीं, पर जो बचाने वाले होते थे उनको जाके मिलते थे, जमा करते थे ताकि बचाने वालों की हिम्मत बढ़े और लोग कोशिश करें कि हम आगे से बचाया करें। क्योंकि वातावरण जब खराब हो जाता है तो हालत ऐसी हो जाती है कि लूटने वाला, मारने वाला तो हीरो बन के घूमता है और बचाने वाले बेचारे दुबक दुबक के घूमते हैं। तो इनके जाने से ये होता था कि लोग हिम्मत करके बाहर आते थे। अगर धर्म और जाति के कटघरों में बटा हुआ भारतीय समाज एक समस्या थी, तो दूसरी समस्या भारत की अनेकता ने पैदा की। अलग अलग प्रांतों के लोगों का अलग अलग रहन सहन, रीति रिवाज, भाषाएं और सामाजिक मान्यताएं हैं, जो अक्सर लोगों के बीच दीवारें खड़ी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इंदिरा गांधी ने अपने पहले के नेताओं से जो सबक हासिल किए थे, उनमें से एक ये भी था कि बाग में खिले रंग बिरंगे फूलों की तरह लोगों को घुल मिलकर साथ रहने की जरूरत है, ताकि सब ये महसूस करें कि वे जाती तौर पर भी हिंदुस्तानी हैं और मिलकर भी हिंदुस्तानी हैं। जितने किस्म का बहुरंगापन हिंदुस्तान में, बहुरूपियापन हिंदुस्तान में, विविधता है, उतने विविधता को लेकर अगर दुनिया का कोई भी देश एक राष्ट्र बनाना चाहे, एक राजनीतिक राष्ट्र, नेशन स्टेट, तो मैं समझता हूँ कि वो उसको पसीने आ जाएंगे। हिंदुस्तान की तो कामयाबी बहुत ही गजब की है, चमत्कार है कि 42 साल से हम उस प्रयोग को चला रहे हैं। अगर दुनिया का कोई भी बड़ा देश इस आकार का, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी इस किस्म का प्रयोग इतनी विविधता के साथ चलाए, तो मैं लगभग गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान के ने तो 40 साल 42 साल खींच लिए, हो सकता है वो 4.2 वर्ष नहीं खींच पाए कोई भी देश। बड़ी मेहनत लगती है और करिश्मा लगता है इतनी चीज़ों को, इतनी बेमेल चीज़ों को मेल के साथ रखने का। इस माने में मैं हिंदुस्तान को अपने आप में एक तिलस्म पाता हूँ। भारत के सब धर्म, सब भाषा के सब लोग भारतीयता की भावना से एक हों, जिसमें भारत की एकता और अखंडता और मजबूत हो। हमारी चारों तरफ बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं
उनको सैकड़ों बरस लगे बड़े होने में। अगर उस जमाने के लोग सोचते कि ये वृक्ष लगाने से क्या लाभ है, इसकी छां तो हमको मिलेगी नहीं, तो आज ये सुंदर वृक्ष उड़ीसा में या भारत के दूसरे भाग में नहीं होते। लेकिन उन्होंने लगाए क्योंकि उनको मालूम था भारत को तो सैकड़ों साल जीना है, इसलिए जो काम हम आज करेंगे वो इस प्रकार का होना चाहिए कि सैकड़ों हजारों बरस तक भारत को हम मजबूती दें। ये हमारा ध्येय आज होना चाहिए। में हम 1000 साल तक कायम रहे, 2000 साल तक कायम रहे। वो कंटिन्यूटी, वो भी विविधता में एकता के साथ थी। लेकिन तब ये कहा जा सकता था मार्क्सवादी दृष्टि से कि आप ग्राम स्वराज कायम करते हुए और कम उत्पादन करते हुए, कम अतिरिक्त उत्पादन करते हुए, लो सरप्लस वैल्यू के साथ, और समझ लिए पेड़ के नीचे पंचायत लगाते हुए तो ऐसा कर सकते हैं, अर्थात अनेकता में एकता कायम कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक राष्ट्र राज्य बना रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, और अलग अलग राज्य हैं, तमिलनाडु है, मिज़ोरम है। इतनी बड़ी विविधता को एक छाते के नीचे लाने का अनुभव ये ग्राम पंचायतों के अनुभव से तो बिल्कुल ही भिन्न है, क्वालिटेटिवली भिन्न है, गुणात्मक रूप से भिन्न प्रक्रिया है जो 1947 के बाद से शुरू हुई। तो ये कहिए कि जो हमारा 1,500-2 हज़ार साल का सामाजिक निरंतरता का अनुभव है, उसी की विरासत होगी कि हम ये इस एक राजनीतिक छाते के अंतर्गत इतनी बेमेल चीज़ों को इकट्ठा रख पाए। आखिर बेमेल चीज़ों को इकट्ठा रखने का हमें अनुभव है। विदेशी गुलामी की जंजीरें तोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने का फैसला करने के बाद आगे बढ़ने के क्रम में हिंदुस्तान को कई बार अपने ही कुछ हिस्सों का जोर दबाव झेलना पड़ा है। अलग अलग हिस्से अपनी सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता की तरफ ध्यान खींचने के लिए शोर मचाते रहे हैं। इंदिरा गांधी एक ओर तो इन तनावों से मुंह चुराए बिना उन्हें शांत करने की कोशिशें करती रहीं, दूसरी ओर वे सहज रूप से ये भी महसूस करती रहीं कि विविध सांस्कृतिक बुनावट ही भारत की अनोखी ताकत का सबसे बड़ा तत्व है, यही उसकी एकता का आधार है। मेरा ख्याल में संसार हम सबके होते हैं ना, तो जब मैं इस किताब पे काम कर रहा था तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि उस वक्त कौन लोग मौजूद थे जब मोतीलाल नेहरू के घर पे जब पैदा हुई ये 1917 में। तो मोतीलाल फारसी के विद्वान थे, अंग्रेज़ी उन्होंने बाद में पढ़ी थी, हिंदू धर्म के बारे में भी चीज़ें जानते थे। तो किताब में मैंने जिक्र किया है कि इसको इंडो पर्शियन कल्चर कहिए, इंडो पर्शियन ब्रिटिश कल्चर के हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम कल्चर में और अंग्रेज़ी सिस्टम में, इन तीन दिन की जब से सबसे बढ़िया चीज़ें थीं वो इन्होंने शायद वर्षे में पाई हैं। दादा बाप इन सब के वो था, मुसलमान भी इनके दोस्त थे, सिख भी इनके दोस्त थे, पारसी भी इनके दोस्त थे, सब लोग दुनिया भर से वहाँ आते थे। तो बचपन से उन्होंने ये देखा। जीवन भर इंदिरा गांधी सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के जिन मूल्यों को लेकर चलती रहीं, उनका साथ उन्होंने आखिर तक नहीं छोड़ा। मजहब, जाति, संप्रदाय, प्रांत, सारे भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने एक ऐसी शख्सियत बना ली थी जिसमें देश के हर कोने से आने वाला व्यक्ति अपनी झलक पाता था, और इंदिरा गांधी को भी हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोगों में अपनी छवि नजर आ सकती थी। देश की आंतरिक नीतियों का सवाल हो या विदेश नीति का, उनके लिए देश की एकता और उसका सम्मान सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। 1971 का झंझट हो, तनाव हो चीन के साथ या ना तनाव हो, और उसके बाद 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान से शिमला में सुलह करने को
हर चीज़ पे सबसे अव्वल, सबसे ऊपर उनको भारत का हित, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संरक्षा नजर आती थी। अमेरिकनों के साथ उन्होंने झगड़ा किया, किसी रूसी ने गलत बात की तो उसको खिलाफ वो बोली, कभी उन्होंने भारत के नाम पे हर्फ नहीं आने किया। इंदिरा गांधी में आप चाहे जितने गुण दोष देखें, लेकिन एक जिस किस्म की अखिल भारतीय नेता वो थी, वैसी अपने ज़माने में, उनके ज़माने में तो और कोई था नहीं। दरअसल भारत की दिक्कत ही यह है कि जब भी हमारे यहाँ वैकल्पिक नेता का प्रश्न उपस्थित होता है, चाहे कांग्रेस के अंदर हो चाहे कांग्रेस के बाहर हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा होती है कि ऑल इंडिया इमेज नहीं है। अर्थात किसी की इमेज मान लिए गुजरात तक सीमित है, किसी की उत्तर प्रदेश तक सीमित है, किसी की कहीं और तक सीमित है, अपने अपने क्षेत्र में। ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका नाम हर कंठ पर आरूढ़ हो, हर गले में, हर ज़बान पर हो। ऐसे नाम नहीं मिलते। भारत की ऐतिहासिक परंपरा से उन्होंने शांति और मेल मिलाप, त्याग और दया के आदर्श हासिल किए थे। इन्हीं आदर्शों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा घटनापूर्ण सफर शुरू किया था और जीवन यात्रा के अंत तक वे इन्हीं उसूलों पर मजबूती के साथ अमल करती रहीं। हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारत के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज़ पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज़ पे नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हों, ये सब इसको आज सोचें, आज इस उत्तरदायित्व को अपने कंधों पे उठाएं